आप सब लोगों का सेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए और मेरे और श्रीकांत जी की एब्सेंस में आजमा मैम आपका और बाकी जिस किसी साथी ने भी लगातार अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा उन सबका मैं दिल से बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा। और यही एक स्पेशलिटी है, यही एक विशेषता है हमारी कम्युनिटी की कि आज हम सब लोग इतने जिम्मेदार, इतने आ, इस आदत के इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें अच्छा लगने लगा है कि हम सुबह को अपनी नियमित दिनचर्या के साथ सुबह के सेशन में अपनी हिस्सेदारी कर लें, अपनी जवाबदेही लें। अभी आयुर्वेदा एबीसीडी का लगातार चैप्टर्स चल रहे हैं और उसमें मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोगों ने एक से एक बेहतर चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें पिछले 6-7 दिन के दौरान देखने के लिए आई, जैसे दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव चल रहा है, BVM। ठीक है, वहां पर आप लोगों का कॉपरेशन, वहां जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं निश्चित उम्मीद करता हूं कि वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिल रहा होगा और हमें हमारी लाइफ में सही समय पर सही चीजें सीखनी भी चाहिए। और दो चीजों के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए: एक, हम चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ें; दूसरा, हम एक दूसरे के साथ अगर हमारे ओपिनियन है तो वो जरूर शेयर करें। ठीक, चाहे वो हमारी प्रोग्रेस के लिए हो, कंपनी की ग्रोथ के लिए हो सकता है कि हमारे लोग हमारे अपने भी बहुत सारी बातों पर हमसे एग्री ना हो, लेकिन हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सिर्फ चापलूसी तक सीमित ना रहकर जो सही चीजें हैं उसके लिए आपस में भी एक दूसरे के साथ बातों का आदान प्रदान करें, अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ, या जिस किसी को भी आप मानते हैं। और उसके साथ हम हमारे एमडी साहब को भी, अगर हमारे पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है तो उनके साथ में जरूर शेयर किया जाए। आयुर्वेदा एबीसीडी के दौरान जितने भी चैप्टर अभी तक हुए, उसमें एक बात आप सब लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी, और वो एक बात है कि हमें हर दिन हमारी आदतों के ऊपर, हमारे खान पीन के ऊपर, हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर कितना काम करना है। पिछले बहुत महीने से लगातार क्लब चैतन्य जीवन ये चैप्टर तो अब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन चाहे हमारे डॉक्टर एस के यादव सर हो, अजमा मैम हो, या कोई भी आपके सीनियर मेंटोर हो, लगातार इस बात को लेकर आपके बीच बने हुए हैं कि हमारे जीवन में प्रोडक्ट के अलावा हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारे खान पीन का, हमारी आदतों का कितना ज्यादा महत्व होता है। मैं 2-3 मिनट और लूंगा, उसके बाद में फिर सेशन को शुरू करेंगे। तो होता क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि इसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आप भी देख रहे होंगे और जितने लोग दिल्ली एग्जीबिशन में गए उन लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, हर व्यक्ति के अनुसार उसकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, निश्चित रूप से होता भी होगा। और जब जहां जिस ओरा के अंदर हम होते हैं तो हमको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर नेचर के पास एक महान क्रांतिकारी प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि प्रोडक्ट जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आदतें, हमारा लाइफ स्टाइल। मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट में रहने वाली कंपनी के बावजूद भी बहुत बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जिनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जिनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट खाने के बाद आप बिना आदतों के बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत बड़े आदर्श आपके शरीर से या किसी भी चीज से हो जाएंगे, तो ये एक गलत फहमी है। मैं इस सेशन के माध्यम से आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा: प्रोडक्ट अपनी जगह निश्चित रूप से काम करते हैं, जो कि लगातार हमारे करते जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि वेलनेस कोचिंग की जो जर्नी में हम और आप लोग तैयार हैं, जिस यात्रा को हम हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम हमारे लोगों को, स्पेशली जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, स्पेशली जो हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं, प्रोडक्ट लवर हैं, स्पेशली जो हमारे पेशेंट हैं, उनकी आदतों में बदलाव करवाएं। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक हफ्ते में नहीं होगा, ये एक महीने में नहीं होगा, लेकिन जब हमारी आदतें, हमारा बदलाव, हमारा परिवर्तन क्रांतिकारी होगा तो निश्चित रूप से ये होगा। इसके लिए हर संभव प्रयास करते रहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग, चाहे वो जितने भी, मतलब डॉक्टर्स के अलावा हमारे जितने भी लोग सुबह के मॉर्निंग मंत्र सेशन में आते हैं, वो इस बात को भली भांति और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए आज के सेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि यंग डायनामिक लीडर के द्वारा, जो बहुत छोटी उम्र में बहुत पैशनेट तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ साथ लगातार अपने काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं,
जब इनको सुनता हूँ तो एक अच्छी एनर्जी का फ्लो आता है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये आगे चलकर बहुत बड़ी लीडर के रूप में सबके सामने आएंगी। बहुत बहुत स्वागत है अंजुम आरा मैम आपका। ठीक है, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर इतना वार्म वेलकम करने के लिए मेरा। और मेरा नाम अंजुम आरा है, और आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा आयुर्वेदा बुक से चैप्टर नंबर 11 दैट इज न्यूट्रिशन। ये वाला चैप्टर है, तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसको अपनी डेली लाइफ में हम किस तरीके से न्यूट्रिशन को डेली लाइफ का पार्ट बना के किस तरीके से हम और ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। फूड जो कि हम सभी लोग आजकल खाना खाते हैं, सदियों से खाते आ रहे हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जो हम खाते हैं, क्या वो ओनली हमारी भूख मिटाने के लिए होता है, या जो फूड है उसका जो फूड है वो हमारी माइंड बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड और ओवरऑल लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है इसका। ये क्वेश्चन हमारा है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा इसी थॉट के अराउंड घूमेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ स्लाइड्स। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेदा जो है वो फूड को सिर्फ कैलोरीज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनकी फॉर्म में नहीं देखता है, बल्कि जो आयुर्वेद है वो फूड को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखता है। समझ रहे हैं? तो जो फूड है वो हमारी बॉडी को नरिश तो करता ही है, साथ ही साथ में हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी जो ओवरऑल वेलबींग होती है उसका भी पार्ट होता है। सुश्रुत संहिता से हमको एक थॉट दिया गया है दैट इज आवर फूड इज द फंडामेंटल क्रिएटर ऑफ आवर हेल्थ एंड परसेप्शन। तो इस लाइन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मीनिंग इतना है कि हम क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, और किस माइंडसेट के साथ खाते हैं, ये हमारी हेल्थ और हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज समझेंगे, और हम आज के सेशन में जानेंगे कि आहार और अन्न क्या होता है, फूड का किस तरीके से हमारी बॉडी, माइंड और सोल से कनेक्ट किया गया है आयुर्वेद में। फूड के जो रस, वीर्य, विपक और प्रभाव जो हैं वो क्या होते हैं, त्रिगुणास के बारे में भी देखेंगे, और फूड का रिलेशनशिप और दोषों के अकॉर्डिंग हमको किस तरीके से अपना फूड का सिलेक्शन करना चाहिए। और सबसे एंड में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो हम ये नॉलेज गेन कर रहे हैं इसको हम अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम जो फूड है उसको सिर्फ खाना नहीं बल्कि जो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग समझने की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो आयुर्वेद है वो फूड को किस नजरिए से देखता है। सेंटर में आप देख सकते हैं कि आहार एंड अन्न लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं डाइट एंड फूड। लेकिन जो आयुर्वेद है वो इस पर्सपेक्टिव को, इसका एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉडर, इसका जो पर्सपेक्टिव है आयुर्वेद में ब्रॉडर दिया गया है। फूड का जो रिलेशन है वो सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी से नहीं है। ऐसा नहीं है जो हम खा रहे हैं वो हम हमारे सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही काम करता है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस दिए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। बॉडी मतलब बॉडी दे रखा है, मतलब फिजिकल हेल्थ से रिलेशन होता है। माइंड मतलब कि इमोशनल, और सोल मतलब कि स्पिरिचुअल। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से ये फूड जो है हमारी बॉडी हो गया, माइंड हो गया, सोल, इन पे किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आता है बॉडी। तो जो फूड का सबसे ऑब्वियस इफेक्ट होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी पर होता है। हम जो खाते हैं वही न्यूट्रिएंट जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदा है उसका पर्सपेक्टिव यहीं पे ही खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा माइंड। अब सोचिए, अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, तो जब भी हमने नोटिस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा हैवी मील ले लेते हैं तो हमको बहुत स्लीपी और स्लगिश फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कुछ काम ना करें बस सो जाए।
ऐसा जब हम हैवी हैवी ज्यादा मील ले लेते हैं तो। और जब हम कभी लाइट और फ्रेश फूड लेते हैं तो उसके बाद में हमको कंपैरेटिवली फ्रेश फील होता है, एज कम्पेयर टू जो हमने हैवी मील लिया था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट फील होता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को जो आयुर्वेद है फूड और माइंड के रिलेशनशिप के थ्रू देखता है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है सोल। तो जो आयुर्वेद है यहाँ पे फूड को सिर्फ फिजिकल नरिशमेंट तक लिमिटेड नहीं रखता है। फूड को एक ऐसे एस्पेक्ट के रूप में भी देखा जाता है जो कि हमारी ओवरऑल लाइफ को और इनर स्टेट मतलब जो हमारे अंदरूनी है इनर स्टेट को भी ये इनर स्टेट का भी ये पार्ट है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई स्लाइड में, फूड इज द मोर देन फ्यूल और कैलोरीज। इसको मतलब ये लाइन बहुत ज्यादा पर्सनली भी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, क्योंकि जो आज हम खा रहे हैं फूड फूड को जो मोस्टली आज हम लोग फूड को कैलोरीज के कैलकुलेशन में ही देखते हैं। मतलब जब हमारे सामने खाना रखा होता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन्स हैं और इसमें कितने फैट हैं। तो जो आयुर्वेदिक अप्रोच है इसको एक हमसे एक क्वेश्चन पूछती है कि ये जो फूड है वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। और यहीं से एक इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि जो फूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर एक पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। हर एक पर्सन के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट भी दिया गया है हमें, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऋतु का सिंपल मतलब होता है ऋतु का मतलब होता है सीजन, और चर्या का मतलब होता है रूटीन। मतलब वे ऑफ लिविंग, किस तरीके से हम जी रहे हैं वो रूटीन होता है। मतलब कि हमको सीजन के अकॉर्डिंग ही अपने फूड और लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होता है। हमने नोटिस भी किया, हमको जब भी हम कुछ ले रहे हैं तो हमको नोटिस करना होगा नेचर को। जैसे कि समर में जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म होता है, विंटर में इन्वायरमेंट ठंडा होता है, और मॉनसून में इन्वायरमेंट जो रहता है उसका नेचर अलग ही होता है। तो जो आयुर्वेदा है उसका थॉट ये है कि हमें पूरे साल एग्जैक्टली सेम टाइप का फूड जो है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सीजन और इन्वायरमेंट को भी हमको कंसीडर करके ही फूड लेना होता है। तो जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है वो हमसे कहता है कि फूड को सीजन, इन्वायरमेंट और इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना होगा। मतलब हर एक पर्सन के इंडिविजुअलाइज मतलब हर एक पर्सन की जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हमको अलग अलग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमको फूड को देखना है आपसे। और अब इसी की अंडरस्टैंडिंग को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, डीपली समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अ, अब मान लीजिए कि हमारे सामने एक एप्पल रखा हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है हम उसको देखकर क्या सोचते हैं, हम उसको देखकर इतना नहीं सोचेंगे कि ये एक एप्पल है। तो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम उस फूड को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको चार इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, जैसे रस हो गया, वीर्य हो गया, विपक और प्रभाव। इनको हम एक एक करके समझते हैं कि क्या इनका मतलब है। तो रस सबसे पहला आता है रस। रस का मतलब होता है टेस्ट। जब भी हम किसी फूड को खाते हैं तो सबसे पहले हमको उसका टेस्ट एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस होगा उस फूड का वो है टेस्ट, कि इसका कैसा टेस्ट है। क्या ये खट्टा है, क्या मतलब स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है, बिटर मतलब खट्टा मीठा है, क्या कड़वा है या नमकीन है। तो ये जो हमारा रस है ये हमारा एक इनिशियल एक्सपीरियंस है, तो इसको हम रस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीर्य। वीर्य का मतलब है, मतलब हमको यहाँ पे हम पोटेंसी और एक्टिव कंपोनेंट्स के रूप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि जो फूड है वो बॉडी में अपना किस तरीके से एक्टिव नेचर या पोटेंसी किस तरह से एक्सप्रेस करता है। तो सिर्फ टेस्ट देखना ही हम हमारे लिए इनफ नहीं होता। फूड का इफेक्ट और जो पोटेंसी है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आगे से जब हम फूड खाएंगे तो उसका हमारे बॉडी में जो इफेक्ट है, पोटेंसी है, उसका भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो हम खा रहे हैं ये हमको क्या, हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देने वाला है, इसकी क्या पोटेंसी है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा आता है हमारा विपक। तो ये बेसिकली ये फूड, किसी भी फूड का आफ्टर डाइजेशन मतलब डाइजेशन के बाद में क्या इफेक्ट हो रहा है ये उसको दर्शाता है। मतलब कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में
बॉडी में जो है उसका फाइनली इफेक्ट किस तरीके से एक्सपीरियंस होता है, इसको हम कहते हैं विपक। तो एक हमारे पास सिंपल सी सीक्वेंस बन गई। टेस्ट मतलब कि रस, पोटेंसी की बात करेंगे तो मतलब कि वीर्य, और आफ्टर डाइजेशन इफेक्ट हमारी बॉडी पे उस फूड का क्या हो रहा है वो आ जाता है हमारा विपक में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रभाव। तो लास्ट में हमने प्रभाव देख रहे हैं, तो इसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसका मतलब है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी जो है हमारा क्या हो रहा है, इसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी के रूप में हम एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि किसी भी फूड का जो है वो स्पेसिफिक इफेक्ट जो इन जनरल क्वालिटीज, मतलब ये टेस्ट, पोटेंसी और मतलब रस, वीर्य, विपक, इनके अलावा ये जनरल क्वालिटीज हैं, तो उसमें क्या स्पेसिफिक इफेक्ट है उसको कंप्लीटली से एक्सप्लेन किया जाता है। अ, अब प्रभाव के कंटेक्स्ट में हमको ये समझा जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि अगर जो दो फूड्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सेम सेम है, तो क्या जरूरी है कि दोनों का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट है वो भी सेम हो? तो ये जरूरी नहीं है कि सेम टेस्ट के फूड का इफेक्ट हमारी बॉडी पे सेम हो। और हम इसी थॉट की वजह से जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और ज्यादा। आयुर्वेदा जो है वो आयुर्वेदा फूड को सिर्फ एक सिंगल क्वालिटी से जज नहीं करता है। वो उसके टेस्ट हो गया, पोटेंसी हो गई, डाइजेशन के बाद के जो इफेक्ट्स हैं, डाइजेशन के बाद के इफेक्ट्स, इनको भी कंसीडर किया जाता है इक्वली। तो यहाँ पे एक अप्रोच आ जाती है, वन फूड फिट्स फॉर एवरीवन। ये जरूरी नहीं है कि एक जो सिंगल फूड है वो हर किसी के लिए सिमिलरली फिट हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फूड जो है वो हमारे माइंड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब एज इज योर फूड इज सो इज योर माइंड, मतलब कि जिस तरीके से आपका माइंड सेट है उसी तरीके से आपका जो जिस तरीके का सामने आपके खाना रखा हुआ है उसी तरीके का आपका माइंड सेट बनने वाला है। तो और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम फूड ले रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ हमारी बॉडी पर ही नहीं है बल्कि हमारे माइंड और मूड पर भी हो सकता है। तो आयुर्वेदा में फूड और माइंड को समझने के लिए हमको हमको तीन गुणास का कॉन्सेप्ट जो है, त्रिगुणास का कॉन्सेप्ट वो दिया गया है, हमको उसको समझने की जरूरत है। तो इसके अंदर आता है तमस, रजस और सत्व। तो गुण 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 अगर हम गुण की बात करें तो इसका सिंपल लैंग्वेज में जो मतलब होता है, इसका सिंपल लैंग्वेज में एक क्वालिटी या टेंडेंसी हम इसको समझ सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि ये जो तीन गुणाज हैं ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है तमस। सबसे पहले तमस आता है। तमस का अगर मैं सिंपल मीनिंग की बात करूँ तो इसका मतलब होता है हैवीनेस, डलनेस या इनएक्टिविटी। तो जब हम मेंटली या फिजिकली बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे होते हैं, या फिर एनर्जी जो है वो लो हो, हमारी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है हमको, या हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डल लग रहा है, तो ये तमस की क्वालिटी को समझने का एक सिंपल एग्जाम्पल बन जाता है। तो यहाँ स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ डोमेस्टिक डोमेस्टिक फूड्स के हमको एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि स्टेल फूड हो गया, हेवीली प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, अल्कोहल, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया। तो ये जो फूड्स है ना वो डोमेस्टिक कैटेगरी के एग्जांपल के रूप में हम इनको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में ये जो फूड है इनको खाने से हर पर्सन को एग्जैक्टली सेम ही इफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। और याद रखिए कि यहाँ पे हम किसी भी फूड को यूनिवर्सली गुड या बैड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क को समझ रहे हैं कि कुछ जो फूड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में पर्टिकुलर गुना से उनको एसोसिएट किया गया है, कुछ फूड्स को पर्टिकुलर गुना से एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रजस।
तो इसको समझने के लिए एक सिंपल वर्ड को हम ध्यान रख सकते हैं, एक्टिविटी या स्टिमुलेशन। मतलब रेस्टलेसनेस हो, रेस्ट, जब हमको रेस्टलेसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, या फिर ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, तो हम रजस की क्वालिटी को उसके अकॉर्डिंग हम रजस की क्वालिटी को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें रजस के इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो गया, इरेटिक बिहेवियर हो गया, ओवर स्टिमुलेशन हो गया, और कुछ फूड फूड के एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड्स हो गए। इसके अंदर फूड एग्जांपल आते हैं स्पाइसी, सॉल्टी फूड, शुगरी फूड, चॉकलेट, चिप्स, कॉफी, पिकल्स। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ये सब दिए गए हैं। तो सिंपली जो रजस है वो माइंड को स्टिमुलेट और एक्टिव करने वाली क्वालिटी से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट गुण आता है हमारा सत्व। इसका मतलब होता है क्लैरिटी। अब इसे हमने क्लैरिटी से एसोसिएट किया है। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं कि लाइवलीनेस हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लाइटनेस। इसमें जो फूड्स हैं वो हमारे इसमें फूड्स आते हैं फ्रेश फूड, इसमें फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, ग्रेन्स हो गए, नट्स, सीड्स, सैलेड्स। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये फूड बिकम्स सात्विक व्हेन प्रिपेयर्ड विद गुड इंटेंशन एंड लव। मतलब कि जब भी हम खाना बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वही काफी हैं, बल्कि हम फूड को किस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करने का जो हमारा इंटेंशन है और माइंडसेट है, वो भी हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों ने खुद भी नोटिस नोटिस किया होगा, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जब हम स्ट्रेस में, इससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब भी अगर कोई पर्सन है बहुत ज्यादा डल और इनएक्टिव फील कर रहा है, तो वो हमारा तमस वाले स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पर्सन है वो कॉन्टिन्यूसली रेस्टलेस और ओवर स्टिमुलेटेड है, तो वो हमारे रजस वाले स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो अगर कोई पर्सन है वो काम है, क्लियर है और बैलेंस्ड फील कर रहा है, तो वो सत्व वाली स्टेट को, उसको देख के हमें समझ में आ सकता है कि सत्व वाले स्टेट में। तो अब हम लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि जब हमने खुद नोटिस किया है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी जो फूड की चॉइसेस हैं अकॉर्डिंगली वो बदल जाती हैं और वो अपोजिट हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारी फूड चॉइसेस हैं कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसी रिलेशनशिप को जो आयुर्वेद है वो फूड एंड मूड के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता है। तो इसका टेक अवे ये हो सकता है कि जब भी हमारे सामने खाना हो, तो हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, बल्कि हम ये भी पूछेंगे कि मैं ये जो फूड है वो किस पर्पस से खा रहा हूँ और मेरी करंट स्टेट जो इस वक्त है वो क्या है, जिसके अकॉर्डिंग मैं फूड ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम और हम समझने की कोशिश करते हैं। अब तक अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मिसकंसेप्शन है जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो कोई फूड है वो कम्प्लीटली गुड या बैड, कम्प्लीटली बैड बोल सकते हैं कि हम किसी फूड को। तो यहाँ मेन मैसेज जो स्लाइड का है यहाँ दिख रहा है हमको कि नो फूड टाइप इज एंटायरली गुड और बैड। मतलब कोई भी फूड को हम यूं नहीं बोल सकते कि एंटायरली गुड है या पूरी तरीके से खराब है। इट्स ऑल अबाउट योर नीड्स। आपकी क्या नीड है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन जो है उसका एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये सपोज करिए कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और वहीं पे ऑन द अदर हैंड किसी पर्सन को काम डाउन करने की जरूरत है। तो क्या जो दोनों की फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी? ये जरूरी नहीं है कि दोनों की फूड रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो एग्जैक्टली सेम रहें। मतलब कि हमने ये देखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फूड का सिलेक्शन होता है हमको वो समझने की जरूरत है। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो एनर्जी और इनएक्टिव फील कर रहा है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किसी हाइपर एक्टिव और लेस रेस्टलेस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स सिमिलर नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। तो इसलिए जो आयुर्वेदिक अप्रोच है वो हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन देती है, दैट इज डोंट ब्लाइंडली कॉपी समवन एल्स डाइट। मतलब किसी भी अदर पर्सन जो खा रहा है उसको जो सूट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसको ब्लाइंडली कॉपी कर लें और वो हमको भी सूट कर जाए। इट्स नॉट नेसेसरी। किसी और की जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हो सकती हैं और हमारी अलग हो सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि
अगर किसी पर्सन को एनर्जी की कमी हो रही है और लो फीलिंग हो रही है किसी पर्सन को, तो हम रेजेस्ट्रिक फूड्स को स्टिमुलेशन के पर्पज से ऐड कर सकते हैं। अभी बार बार वर्ड आ रहा है स्टिमुलेशन, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो स्टिमुलेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज हमारी बॉडी को या माइंड को और ज्यादा एक्टिव, अलर्ट या एनर्जेटिक बना दे, तो उसका मतलब हो जाता है स्टिमुलेशन। तो हम देख रहे थे कि अगर कोई पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी हो रही है, फिर उसको बहुत ज्यादा लो फीलिंग हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिक फूड्स को स्टिमुलेशन के लिए ऐड कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड कि अगर कोई दूसरा पर्सन है, वो बहुत रेस्टलेस है या ओवर एक्टिव फील कर रहा है, तो हम टेमेस्टिक फूड की पोर्शन को ग्राउंडिंग के पर्पज से कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और कामनेस। ग्राउंडिंग का मतलब होता है स्टेबिलिटी और कामनेस। तो हमने अभी तक देख लिया कि फूड की रिक्वायरमेंट सभी पर्सन के लिए अलग अलग होती हैं। इंडिविजुअल नीड्स जो हैं वो मैटर करती हैं, और हम इसी इंडिविजुअल अप्रोच को ये नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे आयुर्वेदा के दोषों के थ्रू। मतलब किस दोष में हमको क्या लेना चाहिए। ईट, हमको हमको खाना खाना है, अपने डोमिनेंट दोष के अकॉर्डिंग ही हमको खाना खाना होता है। तो इसको हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे तीन दोष होते हैं, जैसे कि हमें पता ही है। आयुर्वेद में हमको तीन दोषों की बात करी जाती है, वात, पित्त और कफ। और हम यहाँ पे जानेंगे कि दोष के साथ में जो उसकी नेचर है और फूड की अप्रोच है वो किस तरीके की होनी चाहिए। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हम सबके दोष हैं वो अलग अलग हैं। ये हम सब जानते हैं कि दोष जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो क्या हम सबको सेम टाइप का फूड खाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे पर्सन की रिक्वायर फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है, क्योंकि उसका दोष, डोमिनेंट दोष अलग हो सकता है। और किसी दूसरे, और उसी के साथ में किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट फूड की अलग हो सकती है उसके दोष के अकॉर्डिंग। तो फूड को चूज करते वक्त में इंडिविजुअल नेचर को भी हमको इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईट फॉर योर डोमिनेंट दोष, आप देख सकते हैं लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पर्सन में वात डोमिनेंट है, तो उसको, उसके लिए जो फूड का सिलेक्शन है वो पित्त या कफ डोमिनेंट पर्सन से डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं वात को। तो वात को देखते हैं सबसे पहले। वात का जो संबंध होता है वो एयर और स्पेस से बताया गया है। इसलिए जो इसका नेचर होता है वो रिलेटिवली लाइट और कूलिंग होता है। अब एक सिंपल प्रिंसिपल हमको समझने की जरूरत है। अगर किसी चीज में ऑलरेडी लाइटनेस ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम उसको बैलेंस करने के लिए उसकी अपोजिट क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस देंगे। दैट मीन्स, इसलिए जो बात, दैट मीन्स कि हम उसमें थोड़ा हैवी फूड और नरिश्ड फूड को ऐड कर सकते हैं। तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस देंगे। वात के लिए जो हैवी और नरिशिंग फूड्स को हम सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि स्वीट फ्रूट्स हो गए, राइस हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गए, स्वीट पोटैटोज, घी, ये हो गए सारे, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया। तो इसके लिए जो बेसिक थॉट है वो नरिशिंग एंड ग्राउंडिंग फूड्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा पित्त। हमने पित्त को ना फायर एंड वाटर से एसोसिएट किया जाता है। इसकी जो नेचर होती है वो फायरी होती है और हॉट होती है। यहाँ पे भी हमको सेम प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। अगर जो नेचर है वो हॉट है, तो फूड का जब भी हम फूड सिलेक्शन करेंगे, तो फूड सिलेक्शन करते टाइम पे हमको कूलिंग और रिलेटिवली लाइट क्वालिटी को प्रेफरेंस देना है। इसलिए यहाँ पे हमें राइप या स्वीट फ्रूट्स हो गए, मतलब पके हुए फल, जैसे कि मेलन हो गया, एप्पल, बेरीज, लीफी वेजिटेबल, लीफी ग्रीन्स हो गए, और रिलेटिवली कूलिंग स्पाइसेस जैसे कि सिनेमन हो गया, मिंट हो गया, ये दिए गए हैं। मतलब कि पित्त के केस में फोकस जो है वो एक्सेस हीट को बैलेंस करने वाली जो फूड है उन क्वालिटीज पे है। नेक्स्ट है हमारा कफ। इसे हम अर्थ और कफ इसे हम अर्थ और वाटर से एसोसिएट कर सकते हैं। इसको अर्थ और वाटर से एसोसिएट किया जाता है। तो इसकी जो नेचर होती है वो हैवी और लिदार्जी बताई जाती है। तो अगर किसी भी क्वालिटी में हैवीनेस ज्यादा है, तो वही सेम प्रिंसिपल अपनाएंगे। किसी भी क्वालिटी में हैवीनेस ज्यादा है,
तो उसके अपोजिट साइड में स्टिमुलेटिंग और लाइवली फूड्स को हमको इम्पोर्टेंस देनी है। तो जिस तरीके से वात पित्त कफ, ये तीनों का नेचर जो होता है वो डिफरेंट है। तो क्या तीनों की जो डाइट है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए? कोर्स आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तो नहीं। इसलिए जो आयुर्वेद है उसके अंदर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और डोमिनेंट डोज को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ये आता है कि अब हम ये देखेंगे कि फूड जो है वो किस तरीके से, हमारे फूड जो है वो किस तरीके से बॉडी एज वेल एज माइंड दोनों पे इफेक्ट अपना क्रिएट करता है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आयुर्वेदिक माइंडसेट क्या कहता है, अब हमने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, दैट इज माइंडसेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ में। उसका माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 और 20% का रूल दे रखा है। 80% डिसिप्लिन हो गया और 20% फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हम इसको एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी डाइट को इतना स्ट्रिक्ट बना देंगे कि हम उसे मेंटेन ही नहीं कर पाए, उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस डाल देंगे कि वो हमारी मतलब फॉलो ही नहीं हो पा रही हमसे, तो इतना स्ट्रिक्ट उसको बना देंगे हम उसे मेंटेन ही नहीं कर पाए, तो कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी ब्रेक हो सकती है। इसलिए इसका जो मैसेज है वो लिखा यहाँ पे दिया गया है हमें, कन्वीनियंस मेक्स कंसिस्टेंसी। मतलब कि हमको रूटीन अपना ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली हमको फॉलो किया जा सके। कुछ सेटअप करने पड़ेंगे स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्टली तो हमको सबसे पहले अपना डोमिनेंट दोष जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। डोमिनेंट दोष जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फूड की रिक्वायरमेंट को समझेंगे और अपनी लाइफ में उनको ही इनकॉर्पोरेट करेंगे। सेकंड आता है हमारा, हमको वीक में एक बार मील्स को प्लान करना है और ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं हम। थर्डली हम अपने मील को ट्रैक करेंगे। और फाइनली रेस्ट में हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक एफर्ट्स किए हैं, हम उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे और हम उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि जो हेल्थ जर्नी है ना वो सिर्फ डिसिप्लिन का नाम नहीं है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डिसिप्लिन। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन जो इस तरीके का होना चाहिए जो कि हमारी लाइफ के साथ साथ चल सके। ऐसा नहीं है हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई डाइट बना दी, हम उसके साथ चल ही नहीं पा रहे हैं, उसको सिर्फ हमने पर्चे पे उतार दिया, कॉपी पे उतार दिया, बट हम उसको अपनी रियल लाइफ में नहीं आजमा आजमा रहे हैं, नहीं उसको उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं। तो इसलिए जो सस्टेनेबल डिसिप्लिन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच हो जाती है। तो अगर हम हर दिन 100% रहने की कोशिश करेंगे तो जो प्रेशर है वो हम पे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारा जो मेजर फोकस होगा वो कंसिस्टेंसी पर है तो हम लॉन्ग टर्म के रूटीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का रूटीन मेंटेन करना उसमें कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल हो जाता है हमारे लिए। अब हम फाइनल देखेंगे, फाइनल अपनी स्लाइड पर आएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने ये जो पूरे सेशन में पढ़ा है सबसे ज्यादा ये वाला जो पार्ट होने वाला है ये प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है। हमने बहुत ज्यादा थ्योरी अभी तक डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कल सुबह से क्या करेंगे। जब हम कल उठेंगे तो सुबह से इसको समझने के बाद में हम क्या कर सकते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमको अपना मॉर्निंग रूटीन स्केड्यूल करना पड़ता है। मॉर्निंग रूटीन मतलब कि हमको सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो एक दिन वो भी पॉसिबल हो जाएगा। वेक अप बिफोर सनराइज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मिरर में देख अब हम अपने आप को मिरर में देख सकते हैं और स्माइल करेंगे। और वहां पे हम अफर्मेशन करेंगे जो जो हमारे साथ में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जो भी ग्रेटिट्यूड फील भी करें, एटीट्यूड की भावना भी जताएंगे और जो अफर्मेशन है वो हम करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में जैसे कि अभ्यंग और मेडिटेशन। तो ये अभ्यंग के बारे में अभी तो हम डेप्थ में नहीं जानेंगे, बट जो कल का सेशन, जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है दैट इज चैप्टर 12।
दिनचर्या, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से जानेंगे अभ्यंग वगैरह, हम किस तरीके से अपना मॉर्निंग रूटीन को स्केड्यूल करेंगे, कर सकते हैं, वो उसमें हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चैप्टर 12 का सेशन लेना कब मिस ना करना आप सभी लोग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभ्यंग करेंगे, फिर मेडिटेशन, यानी कि जो अपने दिन की जो बिगिनिंग है वो हम उसको कॉन्शियस बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने का एफर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो आयुर्वेदा की जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो हमको प्रिपेयर नहीं करती है खाली, बल्कि हमारी बॉडी के साथ साथ ये हमारे माइंड को भी प्रिपेयर करती है। तो इसलिए आयुर्वेदिक अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी डेली ईटिंग हैबिट्स हमको देखनी है। हमको अपने सीजनल एंड लोकल आइटम्स के अकॉर्डिंगली अपने अपने डाइट हम फॉलो कर सकते हैं। सीजन और लोकेलिटी के अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस कर सकते हैं, फूड को प्रेफरेंस दे सकते हैं। देन हमको फ्रेश, मतलब कि जब भी हम कुछ बना रहे हैं तो उसको फ्रेश कुक करना है। स्टेल फूड्स हो गए, जो स्टेल फूड्स होते हैं वो डोमेस्टिक कैटेगरी से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वैप हैक्स, मतलब हम स्वैप हैक्स हैक्स को अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। जैसे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हम इसको प्रैक्टिकली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चॉकलेट की जगह हम डेट्स ले सकते हैं, मतलब डेट्स ओवर चॉकलेट हो गया, जैगरी ओवर शुगर। चीनी की जगह हम गुड़ यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं फैट्स के लिए। यानी कि जो फोकस होता है वो सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पर नहीं है, रिस्ट्रिक्शन पर फोकस नहीं है, बेटर चॉइसेस जो है हमको खुद क्रिएट करनी है, देख के कि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, और बेटर चॉइसेस हमको खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये भी हमारे न्यूट्रिशन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वीकली मेंटेनेंस। तो लास्ट में हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार बॉडी डिटॉक्स करना है। हम क्या कर सकते हैं, फास्ट, वंस अ वीक हम फास्ट रख सकते हैं। और डिटॉक्स जूसेस का जो कॉन्सेप्ट है उस जो दिया गया है उसको भी हम, डिटॉक्स जूसेस भी अपने डाइट में ऐड करेंगे वंस अ वीक। फिर माइंड डिटॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्क्रीन होती है, न्यूज होती है, उनसे हमको थोड़ा सा स्टेप अवे लेना है। मतलब आप सभी लोगों के साथ एक थॉट शेयर करूंगी, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो जिस तरीके से हमारा जो फोन है वो डेली चार्ज करते हैं, अगर चार्ज नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, डेड हो जाएगा एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमको अपने माइंड को भी रेगुलरली रिचार्ज करना पड़ता है। रेगुलरली रिचार्ज रिचार्ज करेंगे अपने माइंड को, बॉडी को, हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए होता है, माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, और इन दोनों को ही क्या चाहिए, इन दोनों को ही बैलेंस चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइंड को भी डिटॉक्स करना है। आजकल हम सभी लोग अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट अपने माइंड को डिटॉक्स करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज से अपने माइंड को भी रेस्ट देंगे, बॉडी को नरिशमेंट देंगे और दोनों को बैलेंस देंगे। तो अगर मैं इस पूरे सेशन को कंक्लूड कर दूं एक ही सेंटेंस में, मतलब समराइज करने की बात करूंगी, तो हमने अभी तक देखा है कि आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है उसका क्या मतलब है। सिर्फ हेल्दी फूड खाना ही नहीं है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन का मतलब। ये एक माइंडफुल रिलेशनशिप है फूड के साथ में। हम यहाँ पे माइंडफुल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं फूड के साथ में। आज हमने देखा है कि जो फूड है वो सिर्फ कैलोरीज नहीं है, आहार और अन्न को भी हमने समझा। फूड को फूड का किस तरीके से हमारी बॉडी, माइंड, सोल, इसके पर्सपेक्टिव से देखा, क्या रिलेशन है ये देखा। साथ ही साथ में हमने रस, वीर्य, विपक ये भी समझा। हमने देखा है कि फूड और मूड तीन त्रिगुणास के ऊपर डिपेंड करता है, तमस, रजस और सत्व। ये भी इसके थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट हमने देखा कि हर फूड जो है वो हर पर्सन के लिए सेम वे में सूटेबल नहीं होता है, हर किसी पर्सन की जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होती हैं। इसलिए हमने दोष और इंडिविजुअल नीड्स को कंसीडर करा, इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है दोष और इंडिविजुअल नीड्स को कंसीडर करना। फाइनली ये भी हमने देखा है कि हम किस तरीके से ये जो हमने नॉलेज गेन करी है इसको हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे प्लेट में फूड दिखेगा हमें, तो हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि हम हमें इससे कितनी कैलोरीज मिलने वाली है,
एक और क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये जो फूड है ये मेरी मेरे लिए ठीक रहेगा? क्या ये फूड जो है मेरी बॉडी, मेरे माइंड और मेरी जो करंट नीड्स हैं उनके साथ अलाइंड है कि नहीं है? बिकॉज जो अल्टीमेटली फूड होता है वो फूड इज नॉट जस्ट समथिंग वी ईट, इट इज पार्ट ऑफ आवर वे वी लिव। मतलब कि जो खा रहे हैं वो ओनली भूख मिटाने तक ही लिमिटेड नहीं है, हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल और ओवरऑल वेल बीइंग को भी ये अफेक्ट करता है। तो आप सभी का शुक्रिया, इतना मतलब आपने इतने अच्छे से समझने की कोशिश करी है। और मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने जो जिस वे में मैंने समझाया है उस वे में आपको समझ में आया हो। बिकॉज मेरे को भी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, बट जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, जब से मैंने आयुर्वेद को समझा है, जाना है, तब से एक तरीके से पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है मेरा। तो और फिर मैंने ये बुक की रीडिंग करी है, इसके थ्रू मेरे को बहुत सारे थॉट्स मिले हैं। मतलब किसी पर्सन के लिए, कोई पर्सन मतलब बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से आता है, तो उसके लिए इन सबको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आज किस तरीके से, किस वे में जा रहे हैं और मैं किस वे में जा रही हूँ, उसको सोच के मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, आयुर्वेद को समझ रही हूँ, सीख रही हूँ। और इसी के साथ में हम यहाँ पे अपना सेशन को एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतनी देर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजुम जी। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। और जो प्रेजेंटेशन आपने बनाकर तैयार करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही जिस तरीके की आजकल हम चैट जीपीटी या अलग अलग एआई टूल्स का यूज कर कर जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें एक बड़ा कमाल का अंतर देखा। जो हैंड रिटन वर्ड आपने यूज किए हैं, जिस तरह से भी आपने डिजाइन किया है, वो बहुत शानदार है। और बहुत मूल्यवान बातें जो इस चैप्टर के अंदर थी, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने इसे समझाने की कोशिश करी। और ना सिर्फ समझाने की कोशिश करी, बल्कि आपने क्लियर किया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब हम, हाँ, हमारी भारतीय परंपरा को समझते हैं, जब हम हमारे आयुर्वेद को समझते हैं, तो दो ऐसे शब्द हैं जिसका बड़ा इस्तेमाल पुरानी पद्धति के अंदर किया गया है और शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। ठीक है, आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख है। एक, हमारे भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म यूज किया गया है। अन्न ब्रह्म एक वर्ड है, इसको आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय परंपरा में अन्न जो है, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि अन्न से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जीवन, हमारी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल जो है, उसके जो पोषण का जो आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो अन्न है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हमारे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में भोजन के बारे में एक वर्ड यूज किया गया है, जीर्णे भोजनम। ठीक है, जीर्णे भोजनम का मतलब होता है कि ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। इसका मतलब होता है कि जो आपने खाना पहले खाया है, जब वो अच्छी तरह से पच जाए, तभी उसके बाद अगला भोजन जो है वो किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। यानी कि इसके बीच में जरूर एक 5-6 घंटे का गैप, 7 घंटे का गैप होना चाहिए, हर किसी की बॉडी के हिसाब से, या क्या आपने खाना खाया है। तो कई बार आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब हम हाई कैलोरी मील या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में शादी विवाह पार्टी के अंदर जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आप अगर अपनी चैट बॉक्स को ऑन कर लेंगे और रिप्लाई करेंगे, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे समझ में आएगा कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो कई बार क्या होता है, हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स का ज्यादा यूज कर लेते हैं रात को शादी में, तो आप अगले दिन फील करेंगे कि हमको बहुत जल्दी से भूख नहीं लग रही। यानी कि हमारा जो पूरा खाना था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जब हम हाई कैलोरी मील ज्यादा लेते हैं, या जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो खाते हैं, तो देखेंगे आप उनको उनको 10-12 घंटे के बाद सुबह को भी भूख नहीं लग रही है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है आपके कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी आपने ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाए हों, या फिर आपने इस तरीके का हाई कैलोरी इनटेक किया हो कोई भी फूड, और उसके बाद भूख नहीं लग रही हो? क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हमेशा होता है। तो भूख हमें एक लंबे टाइम के बाद लगती है उसमें। तो हमें ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो अंजुम जी समझा रही थी, ठीक है, कि हमारे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, पहली बात। और खाने का जो तरीका है, उसमें हर व्यक्ति के लिए थोड़ा थोड़ा अलग किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बीच में बात आई थी वात पित्त कफ की। तो इसको बहुत अच्छा बताते हैं एस के यादव सर। उन्होंने जो ट्रेन द ट्रेनर का सेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ समझाया था
कि वात बढ़ा हुआ है तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कफ की प्रवृत्ति के लोगों को क्या खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, आपने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा, हम एक सा ही खाना शादी में, विवाह में, पार्टी में, फंक्शन में, अपने घर के में खाते हैं। अधिकांश लोग ठीक रहते हैं, किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है, दो की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि उनको वो भोजन जो है वो, खाना तो अच्छा था, बना भी घर में था, स्वादिष्ट भी था, अच्छी तरह से भी था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से, उसकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से, उसके बॉडी टाइप के हिसाब से उसको वो चीजें सूट नहीं करी। जैसे बहुत सारे लोग सुबह को उठकर सर्दियों में भी, दिसंबर जनवरी में भी दही का यूज करते हैं, लस्सी का यूज करते हैं और पूरे जीवन लेते हैं, और उनको उससे बेनिफिट मिलता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि अगर वो बसंत में या फिर ये जो अभी सीजन चल रहा है, इस सीजन में या सर्दियों में दही का यूज करेंगे तो उनको एकदम खांसी जुकाम नजला बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा बॉडी टाइप। तो हमें हमारे बॉडी टाइप को भी समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा कोई भी व्यक्ति बॉडी टाइप को समझेगा, उतना ज्यादा इजी तरीके से वो ये समझ पाएगा कि कैसे उसे बीमारियों से, रोगों से या परेशानियों से दूर रहना है। बहुत सारे लोगों को थ्रॉट प्रॉब्लम होती है, रात को थोड़ा सा भी ठंडा पानी, ठंडा दही या आइसक्रीम या कुछ भी खा लें तो सुबह को उनका गला चोक हो जाता है, सही से बोला नहीं जाता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यही बॉडी टाइप है जो आयुर्वेदा ABCD या आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हमें सिखाते हैं। मैं इसके लिए थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर TP तिवारी जी का। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने कम शब्दों में, बहुत मोटी बुक ना छापकर, कोई ग्रंथ ना बनाकर, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। और उनसे भी ज्यादा थैंक्स बोलूंगा क्लब चैतन्य जीवन की पूरी टीम का, आप सब लोगों का, जिन्होंने एक से एक शानदार सेशन में इसको कवर करने की कोशिश करी। उन सब लोगों के लिए जिनके पास ये बुक अभी तक नहीं पहुंची थी, या जो चाहकर भी नहीं पढ़ पाए थे, या अपनी आदतों की वजह से इसको नहीं पढ़ पा रहे थे। तो कुछ आसान से, बहुत आसान से शब्दों से हम इस सेशन को समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो दो तीन चार मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आए इस सेशन को सुनते हुए। मैं चाहूंगा कि आप उसका रिप्लाई जो है वो जरूर करें। ठीक है? क्या भोजन करना, स्वस्थ भोजन करना और भोजन करना दोनों एक ही बातें हैं, हाँ या ना? मेरा सवाल आपने सुना होगा, क्या भोजन करना, हमने खाना खाया, और स्वस्थ भोजन करना दोनों एक ही बातें हैं? तो ब्रजेश जी ने कहा है नहीं। नो 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 नो, थैंक यू सो मच। हमें सबको एक चीज की क्लैरिटी है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो, और जो खाना हेल्दी है वो, दोनों खाना एक ही बातें नहीं है, यानी कि पेट भरने का एक मतलब नहीं है, ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक। दूसरा एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, फल जैसा कि हम समझते हैं वो हमारे लिए, हर व्यक्ति, आयुर्वेद में भी लिखा गया है, हर जगह पर लिखा गया है, वो हमारे लिए फायदेमंद हैं। और हमें हमेशा हर डॉक्टर, हर व्यक्ति फल खाने की का सजेशन देता है। तो क्या अगर हम वो फल हर समय खाएं तो क्या वो हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा? सही होगा या नहीं होगा? ठीक है? नहीं, नहीं, ना, नो, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब क्लैरिटी हमें बिल्कुल सही आ रही है। जैसे कि खीरे को बहुत अच्छा बताया गया है। खीरे के बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है खीरे के बारे में, आयुर्वेद में भी उल्लेख है कि खीरा, सुबह में जीरा, सुबह में हीरा, दोपहर को जीरा और रात को जहर। तो खीरे को हमें रात को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही ठंडी चीजें जो है, हाँ, रात में नहीं। ठीक है? इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हमको रात को नहीं खाना चाहिए, या फिर सूरज ढलने से पहले या शाम 5 बजे से पहले खा लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम के हिसाब से रहेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, ये तो आपने बता ही दिया कि पेट भरना और पोषण जो अलग अलग बातें हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम हमारी लाइफ में, हमारे घर में या घर के बाहर स्वादिष्ट भोजन खाते हैं जिसको खाकर हमारे मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ठीक है? और अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा खाना खाया। तो क्या स्वादिष्ट भोजन खाना हमेशा लाभदायक या फायदेमंद होता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? नो, नो, नो। ये भी हमें क्लैरिटी है कि अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी भोजन में बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी बॉडी को भी, क्योंकि एक तरफ हमारा मन तो संतुष्ट हुआ, लेकिन उसमें हमने कौन से स्पाइसीज, कौन से मसाले, कितना ज्यादा ऑयल, किस किस चीज का यूज करा, उसमें जायका तो बहुत था लेकिन वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था। तो ये क्लैरिटी हमारे अंदर हर दिन आती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में है जो अभी इस सेशन के दौरान समझने को मिली, कि भोजन का समय और भोजन की गुणवत्ता क्या महत्वपूर्ण है या नहीं है। क्योंकि कोई भी खाना ही तो हमें खाना है 24 घंटे के दौरान। तो जो भोजन की गुणवत्ता है, अगर हम क्वालिटी फूड भी, बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वालिटी फूड खा रहे हैं
लेकिन हमारी टाइमिंग सही नहीं है, तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, हाँ या ना? क्वालिटी फूड खा रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर हम क्वालिटी फूड भी खा रहे हैं लेकिन उसकी टाइमिंग अगर सही नहीं है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मन को सुधारने की जरूरत है। गलत चीजें पसंद आ रही हैं तो भी ठीक है, नो नो नो, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आप इतने शानदार तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, क्या आयुर्वेद जो हमें सिखाता है भोजन की मात्रा, किसी भी, क्योंकि हर आदमी की डाइट अलग होती है, किसी का 2 रोटी में पेट भरता है, कोई 5 रोटी भी खाता है। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो 10 12 15 रोटी खाते होंगे। आपने आपके घरों के अंदर ऐसे लोगों के बारे में कहानियां किस्से जरूर सुने होंगे जिन्होंने आटा दोबारा गुंदवा दिया, घर में कोई शादी हुई थी, नई बहू ने पहली बार खाना था तो कुछ लोग ऐसा खाना खाने बैठ गए कि 2 बार 3 बार आटा मांडना पड़ा। ये कहावतें तो आपने सुनी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ही अनोखा हूं, मैंने ही सुनी है, तो आपने भी सुनी होंगी। तो सवाल इसमें ये आता है कि जो भोजन की मात्रा हर व्यक्ति, प्रकृति, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो अग्नि है, उसकी गतिविधि के अनुसार बदलती है। आपको अगर मेरा क्वेश्चन सही समझ में आया हो, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। आयुर्वेद में, क्या आयुर्वेद में भोजन की जो मात्रा है, व्यक्ति की प्रकृति, अग्नि, ठीक है, और उसकी गतिविधियों के अनुसार बदलती है, हाँ या ना? जैसे यस, 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 ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत ज्यादा निर्भर किन चीजों के ऊपर करता है कि हम कब कहाँ किस प्रकृति के हिसाब से किस क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, और हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी एक्सरसाइज कितनी ज्यादा या कम है। आप एक नॉर्मल व्यक्ति को देखिएगा, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति मतलब एक जवान लड़के की, लड़की की बात कर रहा हूँ जो 20 22 साल के हैं, वो खाना कम खाते हैं, लेकिन जब वही अपनी ही प्रकृति को बदल देते हैं, अपने ही लाइफ स्टाइल को बदल देते हैं, ज्यादा एथलेटिक हो जाते हैं, ज्यादा जिम जाना शुरू कर देते हैं, रनिंग करना शुरू करते हैं, तो उनकी डाइट भी बढ़ती चली जाती है, उनका रूटीन भी सेट होता चला जाता है, तो ये डेफिनेटली हमें काम करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही लगातार सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और हम ऐसे ही एक से एक शानदार सेशन करते रहेंगे। आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि कुछ और वैल्यू ऐड हमें करनी चाहिए, डॉक्टर एस के यादव सर का रेज हैंड है, अगर किसी और को भी लगता है वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। एस के यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ओवर टू यू, मैंने अनम्यूट की। ठीक है। नमस्ते नेचर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे भी चर्चा करते थे, लेकिन अब जो हमारा चर्चा हो रहा है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो जब हम लोग आयुर्वेद में हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी आयुर्वेद के प्रति ही होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा सेशन आपने बनाया और इसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो आज का जो चर्चा था उसमें मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कि आयुर्वेद भोजन को व्यक्ति के स्वस्थ निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। हम जो भोजन करते हैं वह हमारे शरीर और मन का शारीरिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक रूप से निर्माण करता है। यही बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो भोजन है वह शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा गया है कि तामसिक भोजन न किया जाए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से मन सुस्त हो जाता है। उसके जगह सात्विक भोजन किया जाए। सात्विक भोजन करने से मन स्पष्ट रहता है, हल्का रहता है। भोजन केवल शरीर के ईंधन या कैलोरी का मात्रा नहीं है, जो इसका जो प्रभाव है आपके विचारों पर, मांसपेशियों पर पड़ता है, और सबसे अगर अधिक अगर प्रभाव डालता है तो आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए भोजन का चुनाव जो है बहुत सावधानी से करनी चाहिए। जितनी सावधानी से हम इसका चुनाव करेंगे उतना ही अधिक लाभ ले पाएंगे। इसलिए जब कभी भी आपको खाने का मन हो तो एक क्षण रुक कर आप याद करें कि जो भोजन आप अभी खाने वाले हैं उससे आपके जीवन का निर्माण होने वाला है। तो जिस चीज से आपका जीवन का निर्माण होने वाला है उसका चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए, ताकि उसका विशेष लाभ मिल सके। क्योंकि भोजन जो है उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण व्यक्तित्व पर, मन पर, अध्यात्म पर, हर चीज पर पड़ता है। इसलिए भोजन को जानना समझना बेहद जरूरी होता है। केवल कैलोरी समझ कर लेने से आप उसका बहुत अधिक लाभ नहीं ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो चीज बताई गई है कि भोजन का चुनाव करने से पहले
ध्यान में रखा जाए कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप किस प्रवृत्ति के हैं, उस प्रवृत्ति के अनुरूप आप अपने भोजन का चुनाव करें। आप किस गुण के हैं, उस गुण के अनुरूप चुनाव करें। तामसिक भोजन लेने से बचें, सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी आप भोजन करते हैं उसका प्रभाव आपका शरीर पर पड़ता है। जो आप भोजन लेते हैं उससे रस बनता है। रस यानी भोजन का जो स्वाद है उसको रस कहते हैं। रस के बाद जब वो पचता है वो विपाक कहलाता है। और पचने के बाद उस भोजन का जो प्रभाव पड़ता है उसे विर्ण कहते हैं। और उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। जिससे आप जैसा भोजन करते हैं उसके अनुरूप आप ढलने लगते हैं। इसलिए भोजन का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने प्रवृत्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है, और प्रवृत्ति के अनुरूप ही भोजन करना बेहद जरूरी होता है। तो हम लोग अपना दृष्टिकोण जो है न्यूट्रिशन का, पहले से तो हम लोग का चैप्टर चल ही रहा था, लेकिन अभी ये शुरू होने से फायदा ये हुआ है कि अब हमारा दृष्टिकोण जो है वो आयुर्वेद क्या कहता है उसके अनुरूप बदलेगा, जिसका सभी लोग लाभ ले पाएंगे। और हम सभी लोगों के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया है, जिससे आयुर्वेद का जो बेसिक फंडामेंटल है उसे जान और समझ पाएंगे और अपने जानकारी को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये वैल्यू को ऐड करने के लिए। और आपकी डेफिनेटली जो भी आप वैल्यूज ऐड करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेशन मैंने अभी 3 तारीख में लिया था, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का, जिसमें हम किन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं और किन चीज़ों के बारे में नहीं हैं, वो एक महत्वपूर्ण सेशन था। अगर आपको लगता है कि वो सेशन महत्वपूर्ण था तो आज शाम 8 बजे वो सेशन कंपनी की तरफ से मैं फिर से लेने जा रहा हूँ, फॉर्च्यून इन वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने लोगों को उसमें इनवाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको उस सेशन में मिलेगा। आज हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, हम कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएं। या वो लोग जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को लगता है कि हम सर काम तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बता नहीं पा रहे हैं, जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। आज शाम 8 बजे मैं वही सेशन दोबारा से लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने नए लोगों को भी उसमें इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए। शाम को 150, 200, 250 लोग जो भी होंगे उस सेशन में बैठे होंगे, तो आपका जो नया व्यक्ति भी आएगा वो भी ज़्यादा गहराई के साथ, ज़्यादा समझदारी के साथ उस सेशन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेगा। आपको लिंक कंपनी की साइट से आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज शाम को उस सेशन में मिलते हैं। बाकी कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू अंजुम मैम। ठीक है, ऐसे ही साथ बने रहिए, सीखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। एक विशेष और इम्पोर्टेंट बात, हाँ, श्रीकांत सर टूर पर हैं, मैं वापस आ गया हूँ अभी। ठीक है, और मैं देख रहा था आज 75 लोग थे, 72, 75। ठीक है, दोबारा से एक बार ये देखिए कि आपकी टीम से कौन कौन नहीं था। और मैं स्पेशली देहरादून, ठीक है, या हमारे सीवान, नोएडा, सभी टीमों को, सभी लोगों को एक विशेष संदेश, मैसेज देना चाहूंगा। दिल्ली की टीमों को, आपके लोग कल से बढ़े हुए मिलने चाहिए। 100 बातों की एक बात, आपके लोग सुबह से को कल से बढ़े हुए मिलने चाहिए। उसके लिए आप रेडी हो जाइए, इंडिविजुअल लेवल पर तैयार हो जाइए, उनको फोन कॉल करने शुरू कर दीजिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपका दायित्व है, इस दायित्व की पूर्ति करते रहिए, लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन, थैंक यू।